न्यूज पर ही ओपिनियन बनता है एंड ओपिनियन इज व्हाट मैटर्स। आपकी राय ही मायने रखती है। जो आप मानते हैं वही सत्य होता है। तो कोई भी न्यूज मानने से पहले एक बार जरूर देखें कि उसमें कितना सत्य है। और इसके लिए डेटा एक अहम सूत्र बनता है। डेटा इज an important segment of the whole process of information dissemination. वेलकम टू व्हाट डज दिस डेटा से। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड जो मैंने किया था सीनियर सिटीजन्स के बारे में, उस पर काफी कमेंट्स आए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज का एपिसोड कुछ मेरी अपनी जिज्ञासावश भी है कि मैं भी अपनी नॉलेज बढ़ाना चाह रहा था। मैं यहाँ हैदराबाद में पिछले 48 साल से रह रहा हूँ, पर कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि इस पार्टी के बारे में इतनी डिटेल रिसर्च करें। शायद हिंदुस्तान की सबसे छोटी रीजनल या स्टेट पार्टी। हैदराबाद में भी पूरी तरह ये नहीं इस फैली हुई है, इनका छोटे से एरिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये मीलों दूर यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल्सो इज नोन एज MIM या सिर्फ मजलिस। इनका इंग्लिश में इस पार्टी का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ यूनाइटेड मुस्लिम्स और उर्दू में इनको बोला जाता है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 1984 से ये पार्टी ने हैदराबाद से एक लोकसभा सीट हमेशा जीती है आज तक। 1984 से 2004 तक यहाँ के MP थे, जो पार्टी प्रेसिडेंट भी थे, वो थे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, जो कि आज के MP असाउद्दीन ओवैसी के पिताजी थे। 2004 में उन्होंने ये सीट अपने लड़के के लिए छोड़ दी और उस साल असाउद्दीन ओवैसी एक रिकॉर्ड मार्जिन से इलेक्शन जीते। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 74.6% वोट से वो ये इलेक्शन जीते। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी पार्टी प्रेसिडेंट बने रहे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हुई 2008 सितंबर में। एट द एज ऑफ 77 उनकी डेथ हो गई। तो आइए देखते हैं इस पार्टी की हिस्ट्री क्या है, ये कहां से आए और किधर को ये लोग जाना चाह रहे हैं। इस पार्टी की हिस्ट्री देखने के लिए, इससे पहले कि मैं बाकी सोर्सेज पर जाऊं, इनकी वेबसाइट देखते हैं कि ये अपनी हिस्ट्री कैसे बताते हैं। ये इनके पार्टी की वेबसाइट है और यहाँ पर इन्होंने अब एक सेक्शन में अबाउट अस के अंदर इन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई हुई है। इनके मुताबिक AIMIM 1920 में फॉर्म हुई थी मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए ये पार्टी बनी थी। उस समय नवाब महमूद खान किलेदार ने 12 नवंबर 1927 को मीटिंग बुलाई और तब ये पार्टी फॉर्म हुई थी। उसके बाद सीधे 18 साल बाद का एक इवेंट है जहां पे नवाब बहादुर यार जंग MIM के पहले, तभी MIM के नाम से जानी जाती थी पार्टी, उसके पहले प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु बहुत ही छोटी उम्र में हो गई। ये केवल 39 इयर्स के थे। कहा जाता है कि इनको पॉइजन कर दिया गया था इनके विरोधियों ने। वहां से सीधे 10 साल बाद 1948 में ये कहते हैं कि AIMIM ceased to exist after the turbulent days of military action, euphemistically known as police action, that hastened the accession of erstwhile Hyderabad state. बट इसमें ये नहीं बताते हैं कि MIM का रोल क्या था और वो क्यों cease to exist हुई थी।
उसके बाद 1960 में ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव वगैरह लड़े और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, जो इन्होंने कई कई इवेंट्स बताए हुए हैं अपने बारे में। बट एज सच, हालांकि ये कहते हैं ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री नहीं है, ये कुछ डेट्स का एक विवरण दिया हुआ है इन्होंने। अब देखते हैं एक और व्यू पॉइंट। मैं अब आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसमें एक आर्टिकल है, ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, हिडन हिस्ट्री ऑफ द ओवेसीज, व्हाट एमआईएम डजंट वांट यू टू नो। इसके विवरण से मैं कुछ बातें आपको आगे बताऊंगा। ये टाइटल से हमें कुछ लेना नहीं है, ये चैनल के बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज होते हैं और जो भी मैं बता रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं और उल्लेख भी मिल जाता है किताबों में, हिस्ट्री की बुक्स में और दूसरी अन्य आर्टिकल्स या बुक्स में। आपको अगर जो भी बुक्स मैं यहाँ पे रेफर करूँगा वो मेरे पास है, और किसी को भी वो किताब चाहिए तो अपना ईमेल आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में भेज दें, मैं उनको उसकी डिजिटल कॉपी दे दूंगा। ये आर्टिकल लिखा है एजाज अशरफ ने और ये डेटेड है नवंबर 24, 2014। वो लिखते हैं कि पार्टी एमआईएम 1927 में फॉर्म हुई थी, एक कल्चरल और रिलीजियस प्लेटफॉर्म जिसने मुस्लिम्स को दिया था। पहले ये एमआईएम के नाम से जानी जाती थी और ये बहुत जल्दी इसका विस्तार हुआ बहादुर बहादुर यार जंग के करिस्मेटिक लीडरशिप के अंदर। या बहादुर यार जंग बहुत ही अच्छा बोलते थे और एक क्राउड पुलर थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी मृत्यु अकस्मात ही बहुत जल्दी हो गई। 1938 में वो प्रेसिडेंट बने और 1944 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1944 का पीरियड था। उस समय देश में आज़ादी की पॉलिटिकल सरगर्मियां पूरे जोरों से थी। दूसरा महायुद्ध खत्म होने वाला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज अबाउट टू एंड। अंग्रेज डिक्लेयर कर चुके थे कि वो हिंदुस्तान 1948 जून से पहले छोड़ देंगे। द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इस सबसे अलग नहीं रह सकता था। जो ब्रिटिश आर्मी की सपोर्ट अभी तक नवाब मीर उस्मान अली को मिलती थी, वो भी एक दो साल में जाने वाली थी। उधर दक्षिण से नक्सलपंथी और कम्युनिस्टों के हमले या रेड्स बढ़ते जा रहे थे। नवाब को कहीं ना कहीं अब कुछ कदम उठाना था अगर वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। हैदराबाद की पॉपुलेशन, उस समय जनसंख्या 80% के करीब हिंदू थे और 20% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। उस सब के बीच में कासिम रिजवी जो है वो एमआईएम के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। कासिम रिजवी एमआईएम के अध्यक्ष तो नियुक्त हुए ही, लेकिन वो जो ड्रेडेड मुस्लिम मिलिशिया था जो कि रजाकार के नाम से जाना जाता था, उसके भी वो अध्यक्ष थे। रजाकार का काम था कि हिंदुस्तान में हैदराबाद का जो मर्जर अगर हो उसको अपोज करना था। रजाकार की जो कारनामे हैं वो बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड हैं। इन्होंने काफ़ी अटैक्स किए, हिंदूज पर अटैक्स किए, प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स पर भी अटैक्स किए, कम्युनिस्ट पर अटैक्स किए और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि 1948 में जब पुलिस एक्शन हुआ उनके खिलाफ भी लड़ने की कोशिश की, हालांकि लड़ नहीं पाए थे, लेकिन इन्होंने दंगे फसाद खूब किए, लूटपाट की, रेप्स वगैरह में भी ये इन्वॉल्व हुए। ये हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है। कासिम रिजवी कहते थे कि निजाम का रूल ही हैदराबाद के लिए अच्छा रहेगा। 200 साल से निजामों ने इस एरिया पर राज किया है, तो कुछ ना कुछ तो निजामों में अच्छा होगा ही। वो ये भी कहते थे कि हिंदू जो हैं वो मिसफिट हैं रूल करने के लिए, इसलिए मुस्लिम्स को ही रूल करना चाहिए, यही सबसे अच्छा होगा दोनों कम्युनिटीज के लिए। कासिम रिजवी मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी माने जाते हैं। वो द आइडिया ऑफ पाकिस्तान उसको तो सपोर्ट करते थे, लेकिन कभी उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन करने की बात नहीं की।
वे हमेशा कहते थे कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, लेकिन उधर वो देख रहे थे कि कश्मीर में क्या एक्शन हुआ है और जूनागढ़ में क्या एक्शन हुआ है। तो एक तरह से ये एनवायरनमेंट बन चुका था कि इट इज नॉट वेदर हैदराबाद विल एक्सीड टू इंडिया, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, कि कब इंडियन फोर्सेस यहाँ आके ये इनको एक्सीड करा देंगे हिंदुस्तान में। 1948 में पुलिस एक्शन हुआ, कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो लगभग 9 साल जेल में रहे और भारत ने उसको उनको इस कंडीशन पर रिलीज किया कि वो रिलीज होने के बाद सीधे पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान उनको लेने को तैयार था। जाने से कुछ दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई एक लॉयर के घर, जिसका कि विवरण यहाँ लोकल अखबार डेक्कन क्रॉनिकल में मिलता है। और हिस्टोरियन मोहम्मद नूर खान जो है उन्होंने लिखा है कि उस मीटिंग में रिजवी ने ये बात की कि अब एमआईएम का जो प्रेसिडेंट है वो संचालक अब कौन होगा। वहाँ काफी लोग बैठे थे, काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे थे और नामी लोग बैठे थे, कोई भी आगे नहीं आया। उसी मीटिंग में ये वहां पे अब्दुल वहीद ओवैसी, जो कि असाउद्दीन ओवैसी जी के दादा हैं, वो भी एक यंग पर्सन की तरह वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे और साइड में खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि कोई भी आगे नहीं आया है, तो उन्होंने कहा कि मैं एमआईएम को आगे बढ़ाऊंगा। ये बात वहां पे मान ली गई और नवाब मीर कादिर अली खान ने उनका नाम प्रपोज किया और इस तरह से असाउद्दीन ओवैसी के दादाजी जो है वो एमआईएम के प्रेसिडेंट 1958 में बने। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने एमआईएम के आगे ऑल इंडिया शब्द जोड़ा। ये पूरा पीरियड कासिम रिजवी वाला पीरियड, और कासिम रिजवी ने जो हैंडओवर किया था एमआईएम की प्रेसिडेंटशिप अब्दुल वाहिद ओवैसी को, ये पूरा पीरियड एमआईएम अपनी हिस्ट्री से बिल्कुल उन्होंने छिपा के या मिटा के रखा हुआ है। ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि रजाकार का रोल जो भी रहा उस समय, उससे एमआईएम अपने को जोड़ना नहीं चाहती है आज। इन कंट्रास्ट, मैं ये थोड़ी लाइन अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। इन कंट्रास्ट एमआईएम सेज after almost a decade of inactivity, the Majlis was revived in 1958 by Maulvi Abdul Wahid Owaisi, a notable lawyer who was earlier jailed for 10 months. वो कहते हैं कि वो अब्दुल वाहिद ओवैसी एक नोटेबल लॉयर थे और पहले जेल जा चुके थे। बट ये भी आप समझ लें कि वो जेल गए क्यों थे। वो अरेस्ट हुए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में, एंड हिज जो ये बोलते हैं कि करेजियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, एक्चुअली वो क्या थी? इट वाज अराउजिंग और अटेम्प्टिंग टू अराउज communal passions and creating or attempting to create panic, resentment or hatred in the minds of Muslims against the state and the non-Muslims as disclosed by his speeches made by him in public meetings. यानी कि उन्होंने ऐसी स्पीच दी थी जो कि स्टेट के खिलाफ थी, वो हिंदू मुस्लिम्स के झगड़े कराने की स्पीचेस देते थे। तो ये उनका बैकग्राउंड था। सो एमआईएम हैज अ डूबियस पास्ट। इनकी हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है। आज भी ये पार्टी रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर ही अपने को बेस करती है। इनकी जो टोटल ऑडियंस है वो मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स ही है। इसका जो पूरा एक 1948 का जो विवरण है वो इस किताब में मिलता है, जो कि मोहम्मद हैदर उस समय के उस्मानाबाद के ये कलेक्टर थे। उन्होंने एक आंखों देखा हाल लिखा है। किताब का टाइटल है अक्टूबर कू, ए मेमोयर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फॉर हैदराबाद। ये किताब मेरे पास अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा। इसमें उन दिनों का इन्होंने नैरेटिव किया है। अगर आप में से किसी को ये बुक चाहिए
तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैं आपको भेज सकता हूँ। मेरे को अपना ईमेल आईडी भेज दें। तो आइए अब हम कुछ ग्राउंड ट्रुथ देखते हैं। ग्राउंड ट्रुथ मतलब कि डेटा, और ये डेटा हम देखेंगे पिछले कुछ 1-2 साल का स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के इलेक्शंस में AIMIM की परफॉर्मेंस क्या रही। सबसे पहले तेलंगाना 2018 असेंबली इलेक्शंस। ये नॉर्थ इंडिया में एक पॉपुलर बिलीफ है कि AIMIM तेलंगाना में छाई हुई है। यहाँ पे ये बहुत सीटें जीतते हैं। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए 2018 में इस पार्टी ने केवल 8 सीट्स कंटेस्ट की थी असेंबली इलेक्शन में, जिसमें से वो 7 जीते थे। इनका वोट शेयर पूरे स्टेट में 2.71% है, और जिस सीट पे ये जीते थे वहां पे इनका वोट शेयर 47.1% था। ये जो वोट शेयर है ये स्टेट में मुस्लिम पॉपुलेशन के बराबर है, जो परसेंटेज के बराबर है। टोटल असेंबली अब आप देख लीजिए। तेलंगाना असेंबली में 119 सीटें हैं। TRS को मिली 88, कांग्रेस को 19, AIMIM को 7, TDP को 2, BJP को 1, फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 और 1 इंडिपेंडेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टी तेलंगाना में बहुत ज्यादा छाई हुई है। ये बहुत ही स्मॉल पार्टी है, यहाँ भी छोटी पार्टी है। इनका वोट शेयर भी लिमिटेड है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहीं पर ये जीतते हैं। अब जल्दी से दूसरी स्टेट्स का देख लेते हैं। यूपी असेंबली इलेक्शन 2017। 38 सीट पे इन्होंने चुनाव लड़ा, एक भी नहीं जीते। 37 पर इनकी जमानत जब्त हुई। इनका परसेंटेज वोट शेयर था 0.24%। महाराष्ट्र 2019 असेंबली चुनाव, 44 जगह पर ये चुनाव लड़े, 2 इन्होंने सीट्स जीती। 35 जगह इनकी जमानत जब्त हुई। इनका वोट शेयर था 2.71%। बिहार 2020, 20 जगह कंटेस्ट किया, 5 सीटें इन्होंने जीती, 14 जगह जमानत जब्त हुई। इनका वोट शेयर था 1.24%। वेस्ट बंगाल 2021, 6 जगह कंटेस्ट किया, एक भी सीट नहीं जीते, 6 की 6 जमानत जब्त हुई, और इनका वोट शेयर रहा 0.02%, ना के बराबर। सिर्फ एक चीज यहाँ पे नोट करने लायक है कि बिहार में इन्होंने जो कंटेस्ट किया था उसमें 20 लोगों ने, उसमें से 15 मुस्लिम कैंडिडेट थे, 15 मुस्लिम मेल थे, 3 हिंदू लेडीज थी और 2 हिंदू मेल थे। तो ये एक फर्स्ट था इनके लिए जहाँ पे हिंदू लोगों ने भी MIM के फ्लैग के या सिंबल के अंदर कंटेस्ट किया। ये क्यों किया ये मेरे को अभी पता नहीं है। 2019 का जनरल इलेक्शन में इन्होंने 3 जगह से हिंदुस्तान में कंटेस्ट किया, 1 सीट बिहार, 1 महाराष्ट्र और 1 तेलंगाना। तेलंगाना में चारमीनार सीट से हमेशा की तरह असदुद्दीन ओवैसी जीत कर गए। बाकी 2 जगह इन्हें एक भी सीट नहीं मिली। कहते हैं लोकल इलेक्शंस में वो इश्यूज नहीं होते हैं जो स्टेट या लोकसभा के इलेक्शन में हो। तो जल्दी से यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस अभी पिछले साल हुए थे 2020 में, उसका कंपैरिजन देख लीजिए 2016 में। जहां तक MIM का सवाल है, जो कि हरे एरियाज यहाँ दिखाए गए हैं, वो हरे इलाके दोनों मैप्स में, दोनों मानचित्र में ऑलमोस्ट सेम है। 44 सीट्स उनकी 2016 में थी, 44 अभी हैं, और इलाके भी मोर और लेस वही हैं जहां से वो जीतते हैं। ये वही इलाका है जो कि चारमीनार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। बीजेपी को सिग्निफिकेंट गेन हुआ था, उनकी 2016 में 4 सीट थी और अब 48 हैं, और जो लॉस है वो TRS का ही हुआ है। ऑन द पर्सनल फ्रंट असदुद्दीन ओवैसी एक अप्रोचेबल इंसान है। वो अक्सर मोटरसाइकिल पर हैदराबाद में घूमते हुए मिलेंगे। जब दिल्ली जाते हैं तो एयरपोर्ट से वो पार्लियामेंट हाउस या अपने घर, ज्यादातर मेट्रो में ही
जाते हैं और अक्सर आपको दिख भी जाएंगे। हैदराबाद में उनका एक घर है। उन्होंने 2019 के इलेक्शन में एफिडेविट अपलोड किया था, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा सुपर रिच पॉलिटिशियन नहीं है। कुछ 12-13 करोड़ का उन्होंने एसेट डिक्लेयर किया हुआ है। वो एक एजुकेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं जो 1984 में बनी थी, दारुस्सलाम एजुकेशनल सोसाइटी, जो कि यहाँ हैदराबाद में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस चलाती है। उनके 7-8 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें उनके इंटरेस्ट हैं। वो इस सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट हैं। इंसिडेंटली ये सोसाइटी 1984 में बनी थी। ये वही साल है जिसमें पहली बार सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी एमपी बने थे। So this was a brief account of the history of MIM. MIM का इतिहास का एक छोटा सा विवरण। This group was formed in 1930 as a socio-economic group to look after the development of the Muslim community. 1930 में ये MIM पार्टी बनी थी मुस्लिम्स के आर्थिक और सामाजिक देखरेख के लिए, लेकिन कहीं पे ये रास्ता भटक गए और वास्तव में ये एक मिलिटेंट फोर्स थी उस समय नवाब उस्मान अली खान की देखरेख के लिए, जो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद भारत में मिले। वो चाहते थे कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन रहे। हिंदू मेजॉरिटी का इलाका था, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, इसलिए इन्होंने पूरी जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी का इस्तेमाल किया। MIM के मेंबर्स हमेशा से वोकल रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियन बनने के बाद थोड़ा सा टोन डाउन जबरदस्ती करना पड़ा है। जो फैमिली मेंबर्स इस दायरे के बाहर हैं उनको मैंने जानबूझ के कवर नहीं किया है, क्योंकि उसमें कवर करने की बात ही कोई नहीं है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द इंडिया के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट यूज आज भी करते रहते हैं और सरकारें चुप हैं। इस पार्टी को ऑल थ्रू कोई ना कोई नाम दिया जाता है। जब कांग्रेस पावर में थी तो इनको एक्सटेंडेड आर्म ऑफ कांग्रेस बोलते थे। अब इनको कई बार बीजेपी की बी टीम भी बोला जाता है। कहते हैं कि ये कैंडिडेट इसलिए खड़ा करते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो मुस्लिम्स के वोट काटेंगे, पर जैसा कि आपने देखा इनका वोट शेयर ना के बराबर है। ये क्या काटेंगे, क्या जीतेंगे, क्या करेंगे, ये भी नहीं पता। ये वहां पे बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल में क्यों जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया नीचे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिखें। नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।